12th बायोलॉजी, नेक्स्ट चैप्टर अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 4th लेसन, एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले हेल्थ क्या होता है, डेफिनेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? इट मीन्स टोटल वेलबींग, टोटल वेलबींग। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन। WHO को अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि रिप्रोडक्शन के जितने भी एस्पेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ठीक होना, टोटल वेलबींग होना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें सभी आ गए, इमोशनली भी आ गया, फिजिकली भी, एंड बिहेवियर के रूप से भी। मीन्स फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, बिहेवियरली, सभी रूपों से वेलबींग होना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहलाता है। अब इंडिया के अंदर लोग जो है रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं पाए जाते। क्यों? मोस्टली हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, हेल्थ प्रॉब्लम यानी कारण क्या है? इन इंडिया के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रेशियो कम होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है आवर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या एक मुख्य कारण है। देखिए, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हेल्थ प्रॉब्लम आना जायज है। क्यों? क्योंकि सभी को डॉक्टर फैसिलिटी अवेलेबल करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता, सभी की तरफ बराबर का ध्यान नहीं दिया जाता। एक परिवार में भी जब संख्या ज़्यादा हो जाती है परिवार के सदस्यों की, तो उनका प्रॉपर केयर कराना मुश्किल हो जाता है। तो आवर पॉपुलेशन इज द बिग प्रॉब्लम इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इंडिया। सेकंड है टीनेज लेडी। क्या है? टीनेज लेडी। इट मीन टू से कि जो औरतें हाइट में छोटी होती है, हाइट में क्या होती है? छोटी होती है, वो अपने गर्भाशय के अंदर बच्चे को पूरी तरह से नरिश नहीं कर पाती, वो फिजिकली फिट नहीं होती फीटस को डेवलप करने में। तो ये भी क्या है? एक बिग प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के केस में। और तीसरा सबसे बड़ा कारण अर्ली मैरिज। इंडिया के अंदर जैसे ही बच्चे प्यूबर्टी को अटेंड करते हैं, 14-15 में एंटर करते हैं, मोस्टली बाल विवाह कर दिया जाता है। उनकी छोटी उम्र में क्या कर दी जाती है? शादी कर दी जाती है। और वे फैमिली केयर को, फैमिली प्लानिंग को, फैमिली से रिलेटेड एस्पेक्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थी रहने में असक्षम हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कारण है तोबोज। ये क्या है? अब देखिए, हमारे यहाँ जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल रिलीजियस धार्मिक लोग होते हैं, वे छोटी फैमिली के खिलाफ है। छोटी फैमिली क्या है? खिलाफ है। और दूसरा, वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बच्चों को
नॉलेज देना भी जायज़ नहीं समझते, यानी कि रिप्रोडक्शन के ऊपर के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना ही पसंद नहीं करते। ये भी एक कारण है रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट से अनजान रहने का, यानी कि वो इसके बारे में नॉलेज नहीं क्रिएट कर पाते अपने बच्चों के लिए। एक है MMR एंड IMR। एंड IMR, MMR क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब जन्म देते वक्त माँ का मर जाना एंड बच्चे का मर जाना, ये रेट भी इंडिया के अंदर क्या है? हाई है। क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। एक कारण है इंडिया के अंदर हेल्थ ऑफ लेडीज। ये आपने आम देखा होगा कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है इन केस ऑफ इंडिया, तो उसमें खून की कमी वगैरह, मिनरल्स की कमी वगैरह आम बात हो गई है, ठीक है। तो इस टाइम पे फीमेल्स का इन्फेक्टेड होना, डिजीज से इन्फेक्टेड होना क्या हो जाता है? और भी आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी जो हेल्थ वगैरह प्रॉब्लम होती है वो वीक होती है, एनीमिक होती है। एक होती है पर्सनल हाइजीन। एक कारण है पर्सनल हाइजीन। खुद की साफ सफाई, खुद की देखभाल। हमारे यहाँ लोगों को ना के बराबर नॉलेज है खुद की साफ सफाई के बारे में। गांव वगैरह में तो बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। देयर इज अ लिटिल नॉलेज अबाउट द पर्सनल हाइजीन इन केस ऑफ इंडिया। एंड एक होता है डिफॉर्मिटीज। ये तो खैर इसी में आ जाता है, अर्ली मैरिज में डिफॉर्मिटीज। अर्ली मैरिज के केस में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें डिफॉर्मिटीज क्या होती है? संभव होती है। वो इसलिए क्योंकि उनकी डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाती। स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजी का मतलब उपाय क्या क्या किए गए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अब इंडिया के अंदर काफी सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। क्या चलाए गए हैं? प्रोग्राम्स किसके लिए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। जिस तरह RCH क्या होता है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। चाइल्ड केयर। इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इंडिया द्वारा चलाए गए हैं। 1951 में कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे। किसको इंप्रूव करने के लिए? फॉर इंप्रूविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इंप्रूविंग और भी प्रोग्राम है, जैसे बच्चे दो ही अच्छे हम दो हमारे दो। ये सभी किसके अंदर आते हैं? स्ट्रेटेजी के अंदर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आते हैं। अब गोल्स क्या है, एम क्या है इन हेल्थ प्रोग्राम्स का? जो भी ये प्रोग्राम चलाए गए हैं, जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, इनके गोल्स क्या है या एम क्या है? सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करना। फर्स्ट गोल क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करना मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में। मेल और फीमेल दोनों को अवेयर करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रति। किसके माध्यम से? ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से,
या ऑडियो के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के पोस्टर मेकिंग के जरिए, किसी तरह भी आपने दीवारों पे देखा हुआ लिखा होता है हम दो हमारे दो, या अलग अलग पोस्टर चिपकाए जाते हैं, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करो, या जो भी चीज़ें क्रिएट की जाती। सेकंड जो तरीका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने का, सेक्स एजुकेशन। स्कूल और कॉलेज लेवल पर सेक्स एजुकेशन को क्या कर देना चाहिए, नेसेसरी कर देना चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग द सेक्स एजुकेशन एट द स्कूल एंड कॉलेज लेवल, हम क्या कर सकते हैं, उनको जो सेक्स के प्रति गलत धारणाएं हैं या मिसयूज है उसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तीसरा है कंट्रोल ऑफ एसटीडीज। एसटीडी क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में उनको क्या करें, नॉलेज करें बच्चों को। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में उनको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी तो जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एड्स वगैरह है, साइपिस वगैरह जो है, उनके ऊपर क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। चौथा तरीका क्या है, एजुकेशन। जो भी नई पीढ़ी है उनको ज़्यादा ज़्यादा क्या करो, एजुकेटेड करो। जब वो एजुकेटेड होंगे तो वो कई चीज़ों को सीखेंगे, जिस तरह ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज, कोलोस्ट्रम का क्या एडवांटेज होता है, ये एडवांटेज सीखेंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद है प्लानिंग ऑफ चिल्ड्रन। प्लानिंग ऑफ चिल्ड्रन में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, मोस्टली गांव में एक के बाद एक बच्चे पैदा कर दिए जाते हैं बिना स्पेस किए। तो जब भी बच्चे पैदा होते हैं उनके बीच में स्पेस रखना चाहिए। बताया भी जाता है टीवी वगैरह में या अलग अलग रेडियो के माध्यम से कि पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में 2-3 साल का अंतर रखें। इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट बच्चा होगा उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा और टाइम मिल जाएगा उसके एजुकेशन के लिए या फिर उसके भविष्य को निर्माण करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। ये छोटी सी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं हम, तकरीबन 5th या 4th क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट। uncontrolled increase of population up to limit। लिमिट से ज्यादा जनसंख्या का बढ़ जाना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है डेमोग्राफी, एक डेफिनेशन आती है डेमोग्राफी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन को साइंटिफिक तरीके से क्या करना, स्टडी करना, क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके रीजन क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या के रीजन क्या माने जाते हैं। नंबर 1, जो रिप्रोडक्शन करने वाले, आपको मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव चैप्टर में कि 3 प्रकार के इंडिविजुअल होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव। तो इंडिया के अंदर
जो पॉपुलेशन है किसकी, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की, ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज हाई। वो क्या है, ज्यादा है। जब रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की संख्या ज्यादा होगी, इसका मतलब है वे ज्यादा ज्यादा रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेंगे, और जब ज्यादा ज्यादा रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेंगे तो मतलब ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। दूसरा, ऑफ डेथ रेट। सबसे बड़ा कारण आजकल जो हॉस्पिटलिटी है, अच्छी अच्छी स्वास्थ्य चिकित्साएं आ चुकी है, डॉक्टर आ चुके हैं, हॉस्पिटल बन चुके हैं, जिससे ना चाहते हुए भी डेथ रेट में एक बड़ी कमी आई है। हम बर्थ रेट को तो कंट्रोल कर नहीं पाए, जन्म तो बच्चे उसी दर से ले रहे हैं बल्कि और भी ज़्यादा, बट डेथ रेट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इसके कारण भी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और कंट्रोल ऑफ डिजीज, पिछले कुछ दशकों में हमने क्या देखा है कि फैसिलिटीज बढ़ने से, हॉस्पिटल बढ़ने से जो महामारियां है वो रुक सी गई है। पहले क्या होता था, सब कुछ साल पहले, 100-150 साल या 50 साल पहले कोई बड़ी सी महामारी आती थी, उसमें जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा क्या हो जाता था, डेथ रेट पे चला जाता था, मर जाता था। लेकिन आजकल क्या हो जाता है, कोई भी महामारी आती है तो उसका इलाज पहले आ जाता है। इससे क्या होता है, उस बीमारी का इलाज हो जाता है, तो मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद है कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर पॉपुलेशन। क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम क्या है। अगर जनसंख्या बढ़ती जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, प्रभाव क्या क्या होंगे। नंबर 1, गरीबी को बढ़ावा मिलेगा। परिवार में जितने ज्यादा सदस्य होते हैं उनका गुजारा कर पाना उतना ही क्या होता है, मुश्किल होता है। इट मीन्स हम गरीबी को बढ़ावा देते हैं, लीड टू पुअर्टी, गरीबी को बढ़ावा मिलता है। सेकंड, स्पेस प्रॉब्लम, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, उनके रहने के लिए जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और जब रहने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए बड़े पैमाने पर हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर जमीन को या जो भी टाउन्स वगैरह है, खेती बाड़ी से रिलेटेड जो जमीन है उसको साफ करना पड़ेगा, और इससे क्या आ जाएगा, रहने की प्रॉब्लम आ जाएगी। तीसरा है डिक्रीजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब देखिए, जैसे संख्या बढ़ेगी तो उनको खाने को ज़्यादा चाहिए, नॉर्मली हमें खेती बाड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट स्पेस प्रॉब्लम एक दूसरे के लिंक है। लेकिन रहने के लिए हम जगह ज़्यादा यूज करते जा रहे हैं तो खेती बाड़ी के लिए जगह क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेगी, ठीक है, तो इससे फूड की भी प्रॉब्लम आगे चल के आएगी। क्लाइमेटिक चेंज, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है पर्यावरण अपने आप को चेंज करेगा, क्लाइमेटिक अपने आप को क्या करेगा, चेंज कर देगा। जो वर्षा है, गर्मी सर्दी है, वो बेमौसमी हो जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी। डिफोरेस्टेशन,
ये भी लिंक है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, मतलब पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटना पड़ेगा। और जब पेड़ों को काटोगे तो क्लाइमेटिक चेंज होगा। क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। फैसिलिटीज, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो हॉस्पिटल्स है, या और भी जो कंपनियां वगैरह है, उनमें क्या हो जाएगा? भीड़ भाड़ हो जाएगा। इट मीन्स टू से बेरोजगारी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा। तो ये क्या है? ये दुष्परिणाम है बढ़ती हुई जनसंख्या के। इसके बाद आता है हाउ वी कंट्रोल पॉपुलेशन। अगर ये इतने सारे दुष्परिणाम हैं, उनको रोकना है, तो सिंपल सी बात है, कुछ मेथड्स हमें खोजने होंगे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि नेक्स्ट क्या करेंगे हम? मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के तरीके क्या क्या है? फर्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन हर मर्ज की दवा होती है। क्यों? एजुकेशन जब होगी बच्चों की, तो एजुकेटेड फैमिली ही समझ पाती है कि छोटी फैमिली के फायदे क्या क्या है, क्लाइमेटिक चेंज के क्या दुष्परिणाम है, डिफोरेस्टेशन से क्या हो सकता है। ये सारी चीजें समझने के लिए लोगों का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। सेकंड, स्टॉप अर्ली मैरिज। देखिए, जब छोटी उम्र में शादियां हो जाती है तो उनको सिंपल सी बात है, ना छोटी फैमिली का पता होता है, न सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट का पता होता है, न प्रॉब्लम्स का पता होता है, कुछ नहीं पता होता। तो जब हम बाल विवाह को रोक देंगे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स पे क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। फैमिली प्लानिंग मेथड। फैमिली प्लानिंग का मेथड का मतलब है छोटा परिवार सुखी परिवार। दूसरा, बच्चों के बीच में क्या रखना चाहिए? स्पेस रखना चाहिए। ठीक है, इसके जरिए भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। पांचवा तरीका है, फोर्थ, बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए जो गर्भ निरोधक चीजें होती है वो क्या करना चाहिए? यूज करनी चाहिए। एंड लास्ट मेथड है क्रिएट अवेयरनेस। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि लोगों को जागरूक करो। किसके बारे में? कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करे, फैमिली प्लानिंग मेथड अप्लाई, बाल विवाह को रोके और एजुकेशन को बढ़ावा दे, ताकि जनसंख्या वृद्धि को क्या किया जा सके? स्टॉप किया जा सके। देर लगेगी इसमें।